हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल AK सर बायोलॉजी में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी। इसमें अपने प्रकाश लेसन कंप्लीट कर लिया था अपना 10वां चैप्टर। आज का अपना चैप्टर रहेगा 11वां चैप्टर श्वसन। तो देखिए, आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, आज पढ़ेंगे पादपों के अंदर श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपना पहला टॉपिक ही रहेगा श्वसन। चैप्टर का नाम भी श्वसन और टॉपिक भी रहेगा पहला श्वसन। तो श्वसन के बारे में देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। अपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश लेसन वाले में कि जो अपने को CO2 H2 और सूर्य के प्रकाश व हरितलोक के द्वारा किसका निर्माण होता था, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था। और ग्लूकोज क्या था, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ था। एक प्रकार का क्या था, खाद्य पदार्थ था। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि खाद्य पदार्थ, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में क्या हो गया अपने पास, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। ये क्या, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है, खाद्य पदार्थ, जो किस रूप में अपन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में। किस रूप में अपन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। तो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होगा। तो श्वसन की परिभाषा क्या होगी कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 व ऊर्जा का मुक्त होना, CO2 व ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। किसका, CO2 का, प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में क्या मुक्त होगी, ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, और ये ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होगी, अपने अंतः श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होगी, अंतः श्वसन के द्वारा। यही सेम प्रोसेस मानव के अंदर होती है और सेम ही किसके अंदर होती है, पादपों के अंदर होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 व ऊर्जा का क्या होना, मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। खाद्य पदार्थ कैसे प्राप्त हुए, अपन मानव किस रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और पादपों को प्रकाश लेसन के द्वारा खाद्य पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और अंतः श्वसन के द्वारा अपन क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण से CO2 व ऊर्जा का क्या होना, मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसके अलावा इसकी अन्य परिभाषा देखें तो कि जटिल अकार्बनिक पदार्थों, ये क्या है, जटिल अकार्बनिक पदार्थ है। जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, समझ में आ रहा है ना, कि जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, साथ में CO2 व ऊर्जा का क्या होना, मुक्त होना, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन होगी। पहली क्या होगी कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 व ऊर्जा का क्या होना, मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना व ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है श्वसन के क्रियाधार। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, श्वसन का क्रियाधार। तो देखिए, श्वसन के क्रियाधार, अब सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि क्रियाधार क्या होता है। क्रियाधार क्या होता है, तो क्रियाधार क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है, उसमें जो क्रियाधार होता है वो किसमें चेंज कर देता है, उत्पाद में चेंज कर देता है। अभिक्रिया को किसमें चेंज कर देना, उत्पाद में बदलना। अभिक्रिया को किसमें बदलना, उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है, क्रियाधार कहलाता है। और अपने को किसके बारे में पढ़ने, श्वसन के क्रियाधार। किसके बारे में पढ़ने, श्वसन के क्रियाधार। तो क्रियाधार कैसे, कौन कौन से हो गए, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या एक प्रकार का श्वसन क्रियाधार है। उसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, वसा हो गया, कौन सा हो गया, वसा हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये क्या एक प्रकार की श्वसन क्रियाधार है। जैसे अपन इससे अभी बेटा जस्ट पढ़ा है, अभिक्रिया देखी थी, उसमें ग्लूकोज था, और ग्लूकोज के एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या था, एक क्रियाधार था। क्रियाधार से किसमें, उत्पाद में चेंज होना। तो श्वसन के क्रियाधार कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और प्रोटीन हो गया। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके एक अणु के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के अंदर कितनी ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है, अपने को वो देखना है कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के अंदर कितनी ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है, 4.3 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है ना। कि श्वसन के क्रियाधार कौन से हो गए कि जो अभिक्रिया को किसमें चेंज
बना देते हैं, उत्पाद के रूप में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं। जैसे कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के अंदर 4.3 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा जो वसा होता है उसके एक अणु के अंदर, वसा के एक अणु के अंदर कितनी पाई जाती है, 9 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, श्वसन की क्रिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ से और आता है कि मान लो कोई व्यक्ति उपवास रख रहा है, कोई व्यक्ति क्या रख रहा है, उपवास रख रहा है, वो ना से बाहर से कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, ना ही क्या ले रहा, वसा ले रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रही है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, उसको ऊर्जा की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मान लो कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है जिसके दौरान ना तो शरीर के बाहर से कार्बोहाइड्रेट ले रहा और ना क्या ले रहा, वसा ले रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रही है, ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है। तो ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होती है, क्योंकि उसके अंदर, उसके जो शरीर के अंदर लीवर होता है, क्या होता है उसके अंदर, लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या पाई जाती है, ग्लाइकोजन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ग्लाइकोजन पाई जाती है। और ग्लाइकोजन लीवर के अंदर किस रूप में पाई जाती है, ग्लूकोज के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है, जो किसकी आपूर्ति करती है, ऊर्जा की आपूर्ति करती है। समझ में आ रहा है ना, कि मान लो कोई व्यक्ति उपवास रख रहा है तो उसके अंदर ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होती है, तो उसके लीवर के अंदर, व्यक्ति के लीवर के अंदर क्या पाई जाती है, ग्लाइकोजन पाई जाती है, जो उसके अंदर ग्लूकोज के रूप में क्या रहती है, संग्रहित रहती है, जो ऊर्जा की क्या करती है, आपूर्ति करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे ब्लैकमैन। वैज्ञानिक कौन आए थे, ब्लैकमैन। देखिए नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे ब्लैकमैन, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने दो पॉइंट बताए, एक तो बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में और एक बताया प्रोटीन व वसा के बारे में। उन्होंने बताया कि अगर श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट व वसा कार्य कर रहा है, श्वसन क्रियाधार के रूप में अगर कार्बोहाइड्रेट व वसा कार्य कर रहा है तो उस श्वसन को क्या बोलते हैं, प्लावी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लावी श्वसन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ब्लैकमैन ने बताया कि अगर कार्बोहाइड्रेट व वसा किसके रूप में, क्रियाधार के रूप में कार्य कर रहे हैं, और क्रियाधार में जैसे पिछले क्रिया पढ़ा था C6H12O6, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज क्या है, क्रियाधार है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्रियाधार है, तो उस क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट या वसा कार्य करता है, तो उस श्वसन को क्या बोलते हैं, प्लावी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लावी श्वसन। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर क्रियाधार के रूप में क्या करता, कार्य करता है, प्रोटीन कार्य करता है, समझ आ रहा है ना, कि क्रियाधार के रूप में क्या कार्य करता है, प्रोटीन कार्य करता है, तो उस श्वसन को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्यी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवद्रव्यी श्वसन बोलते हैं, या प्रोटोप्लास्ट श्वसन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये था अपना श्वसन के क्रियाधार। चलो इसको दोबारा देखते हैं, श्वसन की क्रियाधार कि मान लो जो अभिक्रिया को किसमें चेंज कर दे, उत्पाद के रूप में, अभिक्रिया को किसमें चेंज कर दे, उत्पाद के रूप में चेंज कर दे। और श्वसन के क्रियाधार कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया। और कार्बोहाइड्रेट के एक अणु के अंदर क्या पाई जाती है, 4.3 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा वसा के एक अणु के अंदर 9 किलो कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे ब्लैकमैन, और ब्लैकमैन ने क्या बताया कि अगर क्रियाधार के रूप में, किसके रूप में, क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट व वसा कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट व वसा कार्य करता है, तो उस श्वसन को क्या बोलते हैं, प्लावी श्वसन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि अगर क्रियाधार के रूप में प्रोटीन कार्य करता है तो श्वसन को क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लास्ट श्वसन बोलते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और रह गया कि अगर कोई व्यक्ति उपवास रखता है, कोई व्यक्ति क्या रखता है, उपवास रखता है, उस टाइम वो ना तो शरीर से बाहर से कार्बन लेता, ना ही क्या लेता, वसा की मात्रा लेता, तो उसके अंदर जो एटीपी का निर्माण है वो कहाँ से होता है, तो उसके अंदर एटीपी का निर्माण उसके लीवर के अंदर क्या स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में क्या रहता है, संग्रहित रहता है, और उसके द्वारा वो किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, ये था अपना श्वसन का क्रियाधार। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना श्वसन के प्रकार। क्या आता है, श्वसन के प्रकार। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना श्वसन के प्रकार। और श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है श्वसन, श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। तो देखिए श्वसन के प्रकार, और श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चलो पहले तो इसके अंदर अंतर समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, या इसको क्या बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन भी बोलते हैं इसको। दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। कौन सा होता है,
अनोक्सी श्वसन, या इसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। तो देखिए कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय व अवायवीय श्वसन, ऑक्सी या अनोक्सी श्वसन भी इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सी श्वसन जिसको या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण श्वसन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन के अंदर क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, अनोक्सी या अवायवीय श्वसन बोलते हैं, और या इसको क्या बोल सकते हैं, अपूर्ण श्वसन भी बोलते हैं, अपूर्ण श्वसन भी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हो गया ऑक्सी श्वसन का। पहला क्या था, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है और ये किसकी अनुपस्थिति के अंदर होता है। इसके अलावा ऑक्सी श्वसन के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। उसके अलावा दूसरा चरण होता है इसका क्रेब्स चक्र। कौन सा होता है, क्रेब्स चक्र। ठीक है, और इसके अलावा इसका तीसरा चरण होता है ईटीएस चक्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इसको बोलते हैं। इसके अलावा अनोक्सी श्वसन के अंदर सिर्फ क्या होता है, एक चरण ही क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा करता है, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका नेक्स्ट टॉपिक हो जाए पॉइंट हो जाएगा कि इसके दौरान कितनी एटीपी या ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसके दौरान 36 या 38 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, या मुख्यतः कितनी, 36 एटीपी का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। और इसके दौरान कितनी एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये किसके अंदर पाया जाता है, ये सभी पादपों व सभी जंतुओं के अंदर, सभी पादप व सभी जंतुओं के अंदर, किसके अंदर, जंतुओं के अंदर कौन सा पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन किसके अंदर पाया जाता है, संग्रहित बीज, संग्रहित बीज या अंकुरित बीज बोल सकते हैं, संग्रहित व अंकुरित बीज के अंदर, संग्रहित व अंकुरित बीज के अंदर, अंकुरित बीज के अंदर। इसके अलावा कवक के अंदर, जीवाणु के अंदर और मानव मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो दोबारा देखिए इसके अंदर ऑक्सी या इसको क्या बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन, इसको क्या बोलते हैं, अनोक्सी या अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, कार्य करता है, उसे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी या अवायवीय श्वसन बोलते हैं। दूसरा कौन सा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है, इसके दौरान इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण श्वसन, इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण श्वसन बोलते हैं। ऑक्सी श्वसन के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स चक्र, और तीसरा कौन सा होता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कितनी एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके अंदर कितने चरण कार्य करते हैं, 1 चरण ग्लाइकोलाइसिस, और इसके दौरान कितनी एटीपी का, 2 एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यह किसके अंदर पाया जाता है, सभी पादप व सभी जंतुओं के अंदर पाया जाता है। और अवायवीय या अनोक्सी श्वसन किसके अंदर पाया जाता है, संग्रहित व अंकुरित बीज के अंदर, कवक के अंदर, जीवाणु के अंदर व मानव मांसपेशियों के अंदर कौन सा पाया जाता है, अनोक्सी या अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ये है श्वसन के प्रकार। और इसके बाद में आते हैं ऑक्सी व अनोक्सी श्वसन के अंदर संबंध। संबंध कैसे होगा वो देखिए अपन। ठीक है, इन दोनों श्वसन के अंदर संबंध कैसे होता है, ये दोनों साथ में कार्य कैसे करते हैं, इसके पूर्ण चक्र के बारे में पढ़ेंगे अपन, फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता है कि अपन श्वसन के दौरान क्या होता है, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और खाद्य पदार्थ के रूप में अपन को क्या प्राप्त होती है, ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज C6H12 व O6 क्या होती है, प्राप्त होती है। इसका कितना अणु है अपने पास, 1 अणु। कितना अणु है, 1 अणु। और इस 1 अणु के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। अब देखो सबसे पहले जो अपने पास खाद्य पदार्थ है, अपने पास क्या है, खाद्य पदार्थ है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसके दौरान क्या सबसे पहले अपने पास जो उत्पाद बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, उत्पाद। यहाँ पे क्या अपने पास 6 कार्बन और अणु कितने हैं, 1 अणु। अणु कितने, 1 अणु। और इसके अंदर जो प्रथम उत्पाद बनता है, प्रथम उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है,
तो प्रथम उत्पाद क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो यहाँ पे 3 कार्बन की क्या बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। 3 कार्बन की क्या बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। और यहाँ पे देखना कि यहाँ से जब ग्लूकोज से, खाद्य पदार्थ से जब पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो यहाँ पे कौन सा चरण कार्य करता है, तो यहाँ पे करता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा कार्य करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस किसे बोलते हैं, तो ग्लूकोज से किसका निर्माण, पायरुविक अम्ल का निर्माण। 6 कार्बन से किसका, 3 कार्बन के अणु का निर्माण करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, और इस चक्कर के दौरान, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बनने के दौरान ना तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग होता है क्या, नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। तो इसके दौरान यहाँ पे दोनों चक्कर कार्य या दोनों भाग क्या कार्य करते हैं, इसका कार्य करते हैं। कौन कौन सा, वायवीय भी कार्य करता है, और दूसरा कौन सा, वायवीय, और दूसरा कौन सा, अवायवीय भी इसके अंदर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि अपने पास सबसे पहले क्या था, खाद्य पदार्थ था, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण, जो कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। और यहाँ पे चक्कर कौन सा कार्य करता है, ग्लाइकोलाइसिस, या ग्लूकोज से किसका नाम पर पायरुविक अम्ल का निर्माण करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसके दौरान देखिए कि ना यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा, लेकिन अगर इसको अलग अलग भागों में बांटे तो अगर इसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है और दूसरे के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। अगर ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो वो कौन सा हो गया, ऑक्सी हो गया। कौन सा हो गया, ऑक्सी श्वसन हो गया। अपनी श्वसन के प्रकार कितने पढ़े थे, 2 प्रकार, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, अनोक्सी श्वसन को। कौन सा था, अनोक्सी श्वसन। तो ध्यान से समझना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। कौन सा, अवायवीय श्वसन, अभी पढ़ा है अपने। और ये किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। तो यहां से समझना कि जो पायरुविक अम्ल से आगे कौन सा चक्कर चलेगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो कौन सा कार्य करता है, ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो कौन सा कार्य करता है, अनोक्सी श्वसन करता है। अगर ऑक्सी श्वसन कार्य करता है तो आगे चलकर किसका निर्माण होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। किसका निर्माण होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण। और यहां से समझना कि यहाँ पे ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। लेकिन जो अपने पास जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा। क्या बनेगा, 2 कार्बन का। और इसके साथ में एक CO2 क्या हो जाएगी, यहाँ से मुक्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, कि जो अगर ऑक्सीजन की अपने पास उपस्थिति हो तो उत्पाद क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, जिसके दौरान जो सबसे पहले अपने पास 3 कार्बन का था, लेकिन उत्पाद कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का। तो इससे एक कार्बन यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है तो यहाँ पे कौन सा चक्र कार्य करता है, तो क्रेब्स चक्र कार्य करता है। कौन सा चक्र कार्य करता है, क्रेब्स चक्र कार्य करता है। और एक चीज और, यहाँ से जब खाद्य पदार्थ से किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण, खाद्य पदार्थ से पायरुविक अम्ल का निर्माण। तो कौन सा चक्र कार्य करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। और ग्लाइकोलाइसिस कार्य कहाँ करता है, पादप की कौन सी कोशिका के अंदर कार्य करता है, तो जीव द्रव्य के अंदर कार्य करता है। कैसे करता है जीव द्रव्य के अंदर कार्य, वो देखिए। मान लो अपने पास कोई कोशिका है, ये क्या है, कोई कोशिका है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और इसका ये क्या हो गया, इसका पूरा जीव द्रव्य हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर क्या, किसका निर्माण होगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अपने पास कोई कोशिका है, पादप की कोशिका, और इसके अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अपने पास यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज के कण, ग्लूकोज का अणु है अपने पास, एक ग्लूकोज का अणु है। ठीक है, और ग्लूकोज के एक अणु के दौरान किसका निर्माण होगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण। किसका निर्माण है, पायरुविक अम्ल का निर्माण। और यहाँ पे ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6 कार्बन, और 6 कार्बन से कितने, 3 कार्बन का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये कार्य कहाँ करेगा, इसके जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य। तो ये चलता कहाँ है, उसकी जीव द्रव्य के अंदर चलता है। लेकिन उसके बाद में जो पायरुविक अम्ल के बाद किसका निर्माण होता है, एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होता है। तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन यहाँ से समझना कि जो पायरुविक अम्ल है वो कहाँ बन रहा है, जीव द्रव्य के अंदर बन रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा, ठीक है, जब नेक्स्ट जो उत्पाद बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पहले था इसके जीवद्रव्य के अंदर और जो नेक्स्ट उत्पाद बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। तो इन दोनों के मध्य ये क्या करता है, योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, पायरुविक अम्ल। तो इसको क्या बोलते हैं, योजक कड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, योजक कड़ी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जीव द्रव्य है वह माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों की क्या करता है, मध्य कार्य करता है। तो इसकी ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये क्या एक प्रकार की योजक कड़ी कहलाती है। ठीक है, तो अपन क्या चले थे कि खाद्य पदार्थों से किसका निर्माण, पायरुविक अम्ल का निर्माण करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। जो इसके अंदर वायवीय अवायवीय दोनों कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ तक दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो कौन सा कार्य करेगा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति तो कौन सा करेगा, अनोक्सी श्वसन कार्य करेगा। अगर ऑक्सी श्वसन कार्य कर रहा है तो नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम का बनेगा, जो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा। और इससे एक कार्बन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चक्र कार्य करता है, क्रेब्स चक्र क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ पे CO2 बनती है। फिर एसिटिल कोएंजाइम से आगे चलकर किसका निर्माण होता है, CO2 प्लस H2 और प्लस का किसका निर्माण होता है, ATP ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चलता है, इससे कौन सा चलेगा, ऑक्सी श्वसन चलेगा। लेकिन इसे देखें अनोक्सी श्वसन को, तो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो तो पायरुविक अम्ल से किसका निर्माण हो, आगे C6H5OH, और ये क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल, C6H5OH। इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। और प्लस में किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है अनोक्सी श्वसन के दौरान। ठीक है, इस तरह से कौन सा चलेगा, अनोक्सी श्वसन चलेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले अपने पास खाद्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। अपने पास ग्लूकोज का क्या एक अणु है, लेकिन इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6 कार्बन। और इस 6 कार्बन से अपने पास जो नेक्स्ट उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। जब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो कौन सा चक्र कार्य करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। कौन सा करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। अपन इसको आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कैसे होता है इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी इसको देख रहे हैं, पूरे को नहीं देख रहे, इसको पहले इस पूरे को देख रहे हैं, इसके बाद में इसको ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स चक्र को पढ़ेंगे और फिर ETS को भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इसको पहले इसका बेसिक देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ग्लूकोज से किसका निर्माण, पायरुविक अम्ल का निर्माण किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, इसलिए वहां पे वायवीय भी कार्य करते हैं और अवायवीय दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यह कार्य कहां करता है, तो कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर। किसके अंदर कार्य करता है, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर कौन सा कार्य करता है, ग्लाइकोलाइसिस कार्य करता है। और 6 कार्बन से कितने, 3 कार्बन के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो कौन सा कार्य करेगा, ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तो कौन सा कार्य करेगा, अनोक्सी श्वसन कार्य करेगा। ठीक है, और पायरुविक अम्ल को क्या बोलते हैं, योजक कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक कड़ी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जीव द्रव्य के बाद में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा चलेगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। तो दोनों के क्या करता है, मध्य में क्या करता है, कार्य करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसकी योजक कड़ी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो अपने पास तो कौन सा, अनोक्सी श्वसन चलेगा। और अनोक्सी श्वसन के दौरान कौन सा उत्पाद बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, जो कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का। और इससे एक CO2 क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा, CO2 H2 और प्लस में क्या बनेगा, ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। इस तरह से कौन सा कार्य करेगा, ऑक्सी श्वसन। अगर इसके अलावा दूसरा कौन सा, अनोक्सी श्वसन। अपने पास ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति हो तो कौन सा कार्य करता है, अनोक्सी श्वसन, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। और कौन सी एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का, C6H5OH का क्या होता है, निर्माण। और प्लस में किसकी मात्रा बनती है, CO2 की क्या बनती है, मात्रा बनती है। ठीक है, ये था अपना श्वसन। पूरा इस तरह से श्वसन क्या करेगा, कार्य करेगा। ये था इसका बेसिक। ठीक है, अब इसको अलग से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, फिर पढ़ेंगे क्रेब्स चक्र, और फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अपन पढ़ेंगे श्वसन का स्तर, कि श्वसन कहाँ पे होता है, पादप के कौन से भाग के अंदर पड़ा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा है अभी, श्वसन का स्तर। और श्वसन का स्थल पादपों के अंदर कौन सा होता है, तो पादपों के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका भी बोलते हैं। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के आधार पर इसको समझते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन का स्तर। श्वसन का स्तर देखिए, तो
श्वसन का स्तर। और श्वसन का स्तर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो इसकी संरचना देखनी है, संरचना समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली मतलब दो झिल्लियों से क्या होता है? बना हुआ क्या होता है? कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, इसलिए क्या बोलते हैं? कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। लेकिन इसकी एक कौन सी होती है? आंतरिक झिल्ली, बाहर वाली, बाहरी झिल्ली एक तो, और दूसरी कौन सी होती है इसकी? आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, और दूसरी कौन सी होती है इसकी? आंतरिक झिल्ली। लेकिन यहाँ पे समझना कि श्वसन का स्तर कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। बाहर वाली इसकी ये होगी इसकी बाहरी झिल्ली। इसके अलावा जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है, इसको समझना ध्यान से कि जो इसकी आंतरिक झिल्ली होती है वो उंगली नुमा प्रवर्ध के रूप में होती है। किस तरह से? उंगली नुमा प्रवर्ध के रूप, इस तरह से होती है। ठीक है, उसकी आंतरिक झिल्ली पे क्या होती है? उंगली नुमा क्या होते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये इसकी बाहरी झिल्ली, और दूसरी कौन सी होगी? इसकी आंतरिक झिल्ली होगी। और इन दोनों के मध्य जो अवकाश पाए जाते हैं, इन दोनों के मध्य जो अवकाश पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश। माइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। समझ में आ रहा है ना कि श्वसन का स्तर कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। बाहरी झिल्ली और उसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पे क्या होती है? उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। और इन दोनों के मध्य जो अवकाश पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। यहाँ से समझना कि उसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पे जो उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इस तरह से ये। ठीक है, इन प्रवर्धों को क्या बोलते हैं? इन प्रवर्धों को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। समझ में आ रहा है ना कि उसके ऊपर जो आंतरिक झिल्ली पर उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। किस तरह से कि मान लो ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी होगी, ये दूसरी क्रिस्टी होगी, ये अन्य क्रिस्टी, तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? इस तरह से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? F1 कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 कण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगी? क्रिस्टी होगी, और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? F1 कण, या इनको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्रिस्टी होती है उसका आंतरिक अवकाश, ये कौन सा होता है? इसका आंतरिक अवकाश, तो ये क्या कहलाता है? अंतः अवकाश कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? अंतः क्रिस्टी अवकाश, अंतः क्रिस्टी अवकाश कहलाता है इसका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे समझना कि जो इसका जो बचा हुआ ये तरल वाला, मध्य वाला, ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका मैट्रिक्स कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए के कण। किसके कण? मैट्रिक्स के अंदर डीएनए के कण। और साथ में क्या पाई जाती है? 70 क्या पाई जाती है? राइबोसोम। 70 क्या पाई जाती है? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये था अपने श्वसन का स्तर। तो इसको दोबारा ध्यान से देखना कि श्वसन का स्तर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। एक उसकी बाहरी झिल्ली, दूसरी उसकी आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली पर क्या होती है? उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगली नुमा क्या बोलते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। उन प्रवर्धों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर क्या बोलते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। और क्रिस्टी के जो अंतर वाला अवकाश उसे क्या बोलते हैं? अंतःक्रिस्टी अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतःक्रिस्टी अवकाश। और दोनों झिल्लियों के मध्य में जो अवकाश पाए जाते हैं क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्रिस्टी पर जो कण पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टी पर कण पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? F1 कण या पर ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 कण या पर ऑक्सीसोम। और F1 कणों के द्वारा क्या हो गया? जो आगे कौन सा चलेगा? ATS चक्र चलेगा। कौन सा चलेगा? ATS चक्र। वो कहां पर चलता है? F1 कणों पर चलता है। और किसका निर्माण करता है? ATP ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके मध्य वाला उसका तरल वाला भाग है, ये वाला भाग इसका, ये वाला भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या पाते हैं? डीएनए व 70 प्रकार के क्या पाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये था अपना श्वसन का स्तर। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन के 3 चरण, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।